वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डेटा चंडीगढ़ की क्लास करेंगे। एएसओ की क्लास होगी आज आपकी। बेसिकली हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एम्स सीआरई की जो प्लेलिस्ट है रिसेंटली हमने कंप्लीट करवाई है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके काम आएगी और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपने स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि इस में नेटर चंडीगढ़ के जो सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे लास्ट टाइम एक तो इनकम टैक्स से क्वेश्चंस आए जो सिलेबस में मेंशन नहीं थे, जीएसटी से आए जो सिलेबस में मेंशन नहीं थे। तो ये दो चीज़ें तो हमें पढ़नी पड़ेंगी, साथ के साथ एकेडमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। अब एकेडमिक में क्या क्या रूल्स हैं? एकेडमिक में सारे आपके यूजीसी के रूल्स हैं, एआईसीटी के रूल्स हैं, टीचर्स की सर्विस के रूल्स हैं, ये आपको बेसिकली पढ़ने पड़ेंगे। तो आज की क्लास में जो हम करवाएंगे आपको वो यूजीसी का एक्ट करवाएंगे। इसीलिए आपको सबको इंस्ट्रक्शंस यही दिए जाते हैं कि पुरानी क्लासेस हैं एमसीआरई की, सीसीएस लीव रूल से आप पढ़ना स्टार्ट करो। उसी से संबंधित हमने आपको करीब करीब 50 के आसपास मॉक क्वेश्चंस हैं जो प्रोवाइड किए हैं बैच के अंदर। आंसर्स अभी तक हमने शेयर नहीं किए हैं, तो पहले आप वो लोग वो क्लास कर लो, फिर आपको आंसर्स देखने को मिल जाएंगे, फिर आप रिवाइज कर सकते हो। तो यूजीसी एक्ट से स्टार्ट करेंगे। यूजीसी एक्ट आपको पता होना चाहिए, आया था 1956 के अंदर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं इसको 1956, क्योंकि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है। ये आपको क्लियर है? अब इसके अंदर ये बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, बहुत बड़ा रूल नहीं है। तो पूरा का पूरा जो एक्ट है वो 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं वो आप देख लो। चारों के चारों चैप्टर्स हैं आपके। पहले चैप्टर में प्रिलिमिनरी के बारे में पढ़ाया जाता है, सेकंड में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन के बारे में, और यहाँ पे कमीशन से मतलब क्या है? यूजीसी से। आगे डेफिनेशंस हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको पता लगेगा कि कमीशन का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कोई और कमीशन नहीं होता। पहला सवाल यही आता है कि यूजीसी का एक्ट बनाया क्यों गया? तो बेसिकली इस एक्ट को कोऑर्डिनेशन के लिए और डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको एफिलिएट करती है यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनको मान्यता प्रदान करती है ताकि वो यूनिवर्सिटीज कोर्स कंडक्ट करा सकें, डिग्रियां कंडक्ट करवा सकें, आपको पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, इस टाइप के कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड करा सकें। तो यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड होती हैं यूजीसी से। तो यूजीसी का काम बनता है कि उन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, यूजीसी और यूनिवर्सिटी के बीच का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाए, कुछ एक्ट बनाया जाए ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो इसके लिए बेसिकली इसको बनाया जाता है। तो यूजीसी की जो गाइडलाइंस होती हैं वो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मान्य होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी माना जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी माना जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी है जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, आपकी एनआईआरएफ की रैंकिंग को फॉलो करती है। तो हर एक चीज़ मेंशन्ड होती हैं। लगभग कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देना है। तो एवरीथिंग इसके लिए ये कोऑर्डिनेशन और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए यूजीसी है जो बनाया जाता है। ठीक है। अब कंपोजिशन की अगर बात करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हम पढ़ा देते हैं। कहीं पर भी आपको कमीशन लिखा मिलेगा इस एक्ट के अंदर तो उसका सीधा सा मतलब है यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना, यूजीसी की स्थापना सेक्शन आपसे पूछा जाता है तो वो यहीं से हम याद कर लेंगे, सेक्शन 4 के तहत हुई है। सेक्शन 4 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वर्ड अगर आप कहीं पे देखने को मिलता है तो इसका मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। फंड अगर मिलता है तो फंड का जो डिक्लेरेशन है फंड के बारे में सेक्शन 16 के अंदर बताया गया है। तो फंड का मतलब यही हुआ फंड ऑफ यूजीसी। ठीक है। फंड का क्या मतलब हुआ? फंड क्या होता है? फंड एक तरह से मॉनेटरी होता है, पैसे हैं, बजट है, ये सब फंड होता है। तो ये सेक्शन 16 के अंदर इसके बारे में बात की जाती है। एक डेफिनेशन और है जो आपने पढ़नी है, दैट इज मेंबर। मेंबर का मतलब होता है कि मेंबर ऑफ यूजीसी। अब मेंबर ऑफ यूजीसी में आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी उस कमीशन के मेंबर्स माने जाते हैं। ठीक है। तो वैसे जब मेंबर्स की बारी आती है, अगर लिखने की आपसे पूछा जाता है कितने मेंबर्स होते हैं, तो आप बताते हो कि एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और इतने मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मेंबर्स का मतलब होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो भी मेंबर्स होते हैं वो मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड
वाइस चेयरमैन। अच्छा, अब थोड़ी सी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं यूजीसी की। तो देखो यूजीसी की जो कंपोजिशन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक होता है चेयरमैन, एक होता है वाइस चेयरमैन जिसको वीसी बोलते हैं, और 10 होते हैं अदर मेंबर्स। ठीक है, कितने होंगे, 10 मेंबर्स होते हैं। और इन 10 मेंबर्स को और जो अपॉइंट किया जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है यूजीसी के, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को भी। ठीक है, तो एक चेयरमैन हो गया, एक वाइस चेयरमैन होगा। तो अगर टोटल मेंबर्स आपसे पूछे जाते हैं तो 12 मेंबर्स इस कमीशन के अंदर होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी मेंबर्स इन यूजीसी एक्सक्लूडिंग चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, दैट तो आंसर आपका 10 अदर मेंबर्स होगा। कितने मेंबर्स होगा, 10। ठीक है, भारत सरकार ये जो इनको अपॉइंट करती है, तो कंपोजिशन ऑफ कमीशन के अंदर आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरूरत पड़ेगी कि इनका कार्यकाल कितने समय का होता है। कार्यकाल किससे मतलब होता है, इनका टेन्योर, इनके जो टेन्योर की कंडीशंस हैं वो कितनी होती हैं। तो देखो, अगर कोई चेयरमैन अपॉइंट होता है यूजीसी का, तो या तो वो 5 साल चेयरमैन रह सकता है या अपनी उम्र के 65 साल तक। क्योंकि 65 के बाद मान लो कोई 64 ईयर्स में चेयरमैन बनता है यूजीसी का, तो बेसिकली 1 साल वो सर्व करेगा यूजीसी चेयरमैन, क्योंकि 65 साल से ज्यादा यूजीसी का चेयरमैन नहीं रह सकता। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आएगा, द टेन्योर ऑफ चेयरमैन इज, तो सिंपल सी बात होगी 5 ईयर्स और 65 ईयर्स विच इज अर्लियर। जो इनमें से पहले होगी वो उनका कार्यकाल होगा। या तो 5 साल पूरे हो जाएं, या 5 साल पूरे नहीं होते तो पहले उनके 65 पूरे हो जाएं। ठीक है, और 65 कभी भी पूरे हो सकते हैं, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, 5 साल में। ठीक है, ऐसे ही वाइस चेयरमैन का है। तो वाइस चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है, और 65 साल तक मैक्सिमम कोई इस पोस्ट पे बना रह सकता है, लेकिन सर्व वो केवल 3 साल के लिए करेगा। तो जो इनमें से अर्लियर होगा वो आपको पता होना चाहिए। अदर मेंबर्स की मैक्सिमम जो एज है, मैक्सिमम एज कोई मेंशन नहीं है, लेकिन टेन्योर उनका मेंशन है कि 3 साल तक वो मेंबर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां पे आएगी ही नहीं जब ये कंडीशन नहीं आई। तो आपको रिकॉल कराते हैं, चेयरमैन 5 साल तक रह सकता है या 65 साल अपनी उम्र तक। वाइस चेयरमैन 3 साल तक टेन्योर तक रह सकता है या अपनी उम्र के 65 साल तक। अदर मेंबर्स 3 साल तक रह सकते हैं। मेंबर मैक्सिमम एज है जो इसमें कोई मेंशन नहीं होती है। तो कमीशन के बारे में पता लग गया, 10 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे चल आपको याद करा देते हैं, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, 10 अदर मेंबर्स होंगे। तीनों के तीनों जो बॉडी है, ये पूरा कमीशन है। इसकी अपॉइंटमेंट अगर सवाल आता है कि अपॉइंट कौन करता है, तो सीधी सी बात आपने बोलनी है, सीजी। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे रूल्स पढ़ता है, सीसीएस रूल्स, वहां पे एक शॉर्टकट हमने आपको बताया हुआ है, दैट इज सीजी। सीजी जहां जहां यूज करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, और जीएस जहां पे यूज करते हैं उसका मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। तो ये आपने याद रखना है। क्लास कैसी लग रही है आप लाइक करके हमें बता सकते हैं, कमेंट भी पुट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर के कुछ फैक्ट्स। क्या फैक्ट्स हैं कि चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को और मेंबर्स को, इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है या नहीं। तो अगर रीअपॉइंट का सवाल आता है तो यस, किया जा सकता है, लेकिन कितने बार तक, केवल 2 बार तक। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स। अगर कोई एक्स, आज सपोज कर लेते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं यूजीसी के, चेयरमैन ऑफ यूजीसी, ठीक है, तो ये ही रीअपॉइंट हो सकते हैं, रीअपॉइंटेड ओनली वंस। अब इस वंस का मतलब समझना, हो तो 2 बार सकते हैं, लेकिन एक बार तो बन चुके ना, तो दूसरी बार उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं, तो 2 बार वो बन सकते हैं अपने पूरे कार्यकाल के अंदर। 2 साल से ज्यादा उनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। टेन्योर कितना कितना बताया था, 5 साल या 65 साल। वीसी का 5 साल या 65 साल बताया था, नहीं बताया था। मेंबर्स का केवल 3 इयर्स, मैक्सिमम एज नहीं थी इसके अंदर। चलो, अब जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर, अगर इनको अपॉइंट किया जाता है 2 टाइम्स, तो उसके बाद नो रीअपॉइंटमेंट। तो ये बात हम आपको बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमने क्या है आपको क्लियर कर दी कि उसके बाद उनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। ये एक चीज है जो रब कर देते हैं, क्योंकि जब
आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे तो ये आपको फिर थोड़ी सी इशू है जो क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आपने बस सिंपल ये समझना है जो हमने आपको अभी समझाया, वो बात आपको समझ आई या नहीं आई, कि कितने बार तक रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, केवल एक बार हो सकता है। तो टोटल टेन्योर में वो 2 साल तक रह सकते हैं और उसके बाद नो रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, बस ये आपने समझना है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे अब आपको पढ़ाएंगे रिजाइन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और चेयरमैन रिजाइन करता है, तो रिजाइन करने के बाद जो चार्ज है वो किसके पास चला जाएगा? ऑटोमेटिकली वाइस चेयरमैन के पास। ठीक है, और अगर चेयरमैन छुट्टी पर भी होता है तो भी किसके पास चला जाएगा? वाइस चेयरमैन के पास। अगर वाइस चेयरमैन भी छुट्टी पे है तो किसी भी मेंबर पे चला जाएगा जिसको भारत सरकार अपॉइंट करेगी, और उसका टेन्योर 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 6 मंथ्स। क्लियर हो गया आपको? 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। रिजाइन करें या लीव करें, चेयरमैन रिजाइन करेगा, लीव करेगा तो वाइस चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन बन जाएंगे, और अगर वाइस चेयरमैन लीव पे जाएंगे या रिजाइन करेंगे तो कोई भी मेंबर जिसको भारत सरकार नियुक्त करेगी, अपॉइंट करेगी, वो ये टेन्योर देखेगा, और मैक्सिमम जो ये टेन्योर है, ये पोस्ट है, वो होल्ड करेगा, 6 महीने तक करेगा। 6 महीने के बाद रीअपॉइंटमेंट होना जरूरी है, जैसा कि इलेक्शंस में जब हम लोकसभा विधानसभा पढ़ते हैं उसमें होना मैंडेटरी होता है, एज इट इज यूजीसी में होता है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं यूजीसी एक्ट 1956, हेल्पफुल रहेगा नेटर चंडीगढ़ और डेफिनेटली एनआईटी आईआईटी के एग्जामिनेशंस में, क्योंकि वहां पर ये सिलेबस ही पूछा जाता है आपसे। तो देखो, मॉक क्वेश्चन कराने से पहले आपको बेसिक कुछ बता देते हैं। हमने यूजीसी के बारे में बताया, यूजीसी के चैप्टर्स के बारे में आपको बताया, यूजीसी के चैप्टर्स के बाद आपको हमने इसके कमीशन के बारे में बताया, फिर कमीशन के बाद इनके अपॉइंटमेंट और टेन्योर के बारे में बात की। इस कमीशन के अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ये आपको पढ़ाया। अब क्या कराएंगे? अब आपको कुछ सवाल हैं जो समझाए जाएंगे, पूछे जाएंगे आपसे। पहला सवाल आ जाता है, कोई आदमी जो 2 टर्म तक ऑफिस को होल्ड करता है, चाहे चेयरमैन रहा हो, चाहे वाइस चेयरमैन रहा हो, या अदर मेंबर रहा हो, ठीक है, तो क्या वो फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है? शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर अपॉइंटमेंट एच। बताओ क्या हो सकता है? इसका आंसर डेफिनेटली तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था मैक्सिमम 2 टाइम्स है, ना तो चेयरमैन रीअपॉइंट होगा, ना वाइस चेयरमैन होगा, ना अदर मेंबर्स होंगे, है ना। 2 बार तक का टेन्योर है, 2 टर्म तक ही किसी भी कैपेसिटी में रह सकता है। उसका कोई एक एक्सक्लूडिंग मेंबर है ना। सेक्शन 5 के अंदर वो चीज मेंशन है, वो आपको जब रूल पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। यूजीसी एक्ट 1956, डेफिनेटली हमने सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या है, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अब आप थोड़े से क्यूरियस रहोगे और याद भी रख पाओगे। तो यूजीसी कब से लागू होता है ये एक्ट 1956 वाला? 5 नवंबर 1956 से। ठीक है, कब से होता है? 5 नवंबर 1956 से लागू होता है। ठीक है, 1 मिनट, जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन का कलर भी रेड है और आपको जो डिस्क्रिप्शन हम बताएंगे वो भी रेड है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा समझना। अगला सवाल आ जाता है, कितने साल से कम तक पर्सन्स जिनको चूज किया जाता है वो टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं? नॉट लेस देन डेस शैल बी चोजन फ्रॉम अमंग पर्सन्स हु आर एट द टाइम व्हेन दे आर चोजन टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के टीचर भी होते हैं इसमें मेंबर, जो हमने आपको 10 मेंबर्स बताए थे। अब 10 मेंबर्स में से कम, सवाल यही पूछा गया है कि कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, और उसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए। तभी यूनिवर्सिटी के बारे में वो अच्छे से, जो एक पूरा का पूरा कॉलेजियम बनेगा, पूरा का पूरा कमीशन बनेगा, तभी वो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चौथे सवाल पे आ जाते हैं, द मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अदर देन यूनिवर्सिटी। टीचर को, चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को छोड़कर किन में से चुने जाते हैं लोग? टीचर भी होता है, चेयरमैन भी होता है, वाइस चेयरमैन भी होता है। अब मेंबर कौन से होंगे भाई? जिनको एक्सपीरियंस, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर का, कॉमर्स का, फॉरेस्ट्री का, इंडस्ट्री का, उनको लिया जाएगा।
या जिनको इंजीनियरिंग का, लीगल का, मेडिकल का, लर्न प्रोफेशन का, उनको लिया जाएगा, या जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज रह चुके हैं, नॉट बीइंग अ टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, उनकी ओपिनियन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे ये मेंबर होंगे। कोई एग्रीकल्चर की फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा, कोई कॉमर्स का होगा, कोई फॉरेस्ट्री का होगा, कोई मेडिकल, कोई लीगल, कोई इंजीनियरिंग। 5वें सवाल पे आ जाते हैं। 10 मिनट, करीब करीब 15 मिनट के आसपास आपकी क्लास, 15 मिनट से ज़्यादा ही हो चुकी है क्लास, तो अपने रिव्यू प्लीज़ पुट करके जाएं और इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको डेफिनेटली ये वीडियो अच्छी लगती है तो। एलोकेट एंड डिस्पर्स आउट ऑफ द फंड ऑफ द कमीशन सच ग्रांट टू इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज इन परसुएंस ऑफ अ डिक्लेरेशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन। जो कमीशन है वो क्या करती है, फंड को तो डिस्पर्स करती है, फंडिंग मिलेगी। ठीक है, किसको फंडिंग मिलेगी, जो यूनिवर्सिटीज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है। अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज कौन सी है, जिसके लिए एक तो आप पढ़ रहे हो, दैट इज निटर। चंडीगढ़ के अंदर बात करते हैं, निटर चंडीगढ़ है, निटर सारे ही है, बट निटर चंडीगढ़ का ही पढ़ेंगे हम तो। और जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसको पैक बोला जाता है चंडीगढ़ के अंदर, ये आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप देखोगे तो मानव रचना यूनिवर्सिटी है, वो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। चंडीगढ़ के अंदर ही एक और यूनिवर्सिटी है जो आप देखोगे तो दैट इज कुछ NIMS करके, निम्स करके है, चंडीगढ़ के अंदर ही है, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उनसे एक डिक्लेरेशन ली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस सेक्शन में मेंशन है कि भाई उनको अलोकेट करेंगे और डिस्पर्स करेंगे फंड। तो ये है आपका सेक्शन 3 के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर ए होगा, दैट इज सेक्शन 3। ठीक है, चलो फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एक तो फाइनेंशियल नीड्स देखना यूनिवर्सिटी की, एक उनको अलोकेट एंड डिस्बर्स करना फंड के बारे में, एक यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड करना कि भाई आपको ये काउंटर मेजर्स हैं लेने चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो ये सारे के सारे काम यूजीसी के होते हैं। जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फंडिंग करती है, फंड देती है, वो फंड रोक लिया जाता है और लॉस होगा डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, डी, दैट इज ऑल। Not less than dash shall be chosen from among person who are at the time when they are chosen teacher of the university। ये तो हमने बात करी ली, 4 इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 4 मेंबर मिनिमम, 4 मिनिमम मेंबर, किसमें से, टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी, टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी। चलो 83073142 जिन बच्चों ने सेव नहीं किया वो सेव कर लेना, व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स के रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से है, बट अगर आप इस तरह से लिंक सर्च करोगे t.me/मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, तो डायरेक्टली चैनल पर आप चले जाओगे। अगर आपने कोई ईमेल करना है, कॉन्टैक्ट करना है, तो mannatofficial14@gmail.com हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। तीनों के तीनों पॉइंट किस लिए दिए गए हैं, ताकि आप बैच को ज्वाइन कर सको अगर आपने प्रिपरेशन करनी है। CCS रूल, सर्विस रेगुलेशंस, क्योंकि एक कोर्स से आप जुड़ोगे, जो बच्चे हमसे एम्स CRE से जुड़े 1.5 महीने पहले, वो बच्चे डेफिनेटली 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स रहता है। तो वो निटर चंडीगढ़ ASO के अंदर जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया है और वो ऑलरेडी हमारे उस बैच के अंदर थे एम्स CRE के, उनको एक्सक्लूसिवली फ्री ये बैच है जो रहेगा। क्यों, क्योंकि 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ हमारा कोर्स है जो काम करता है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल, जो आपको बेटर लगता है आप कर सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी, इसी तरह से क्लासें कंटिन्यू होती रहेंगी। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड है, 15 अक्टूबर तक यू कैन अप्लाई। एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है एप्लीकेशन फॉर्म के संबंधित। बाकी जो बच्चे एम्स CRE के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो प्लीज अभी वेट करिए, अभी कोई अपडेट नहीं है जो हम आपको इंटीमेट कर सकें, बट डेफिनेटली जैसे ही होगी एज सून एज वी कैन प्रोवाइड, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।